नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल की मुख्यतः दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। एक भौतिक भूगोल होती है, दूसरा मानव भूगोल होता है। भौतिक भूगोल के अंदर हम जो भी भौतिक एस्पेक्ट जो होते हैं, भौतिक जो तथ्य होते हैं, उन सभी का उसमें अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के अंदर मानव का पर्यावरण के साथ किस तरह का भौगोलिक संबंध है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, किस तरह से उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं, किस तरह के प्रदेश में वो रहन सहन करता है, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। क्योंकि मानव भूगोल एक वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों, मानव के वर्गों और उसके वातावरण के बीच जो पारस्परिक कार्यात्मक जो संबंध होता है, उसका अध्ययन हम प्रादेशिक आधार पर करते हैं। इस अध्ययन में मुख्य रूप से नवीन बस्तियां हैं, मानवीय क्रियाकलापों के वितरण है, प्रारूप है और उनके जो कारण होते हैं, सहकारण होते हैं, उनको समझना बहुत ही होता है। सामान्य मैं बात करूं तो जो मानव भूगोल में प्रादेशिक जनसंख्या और उनके जो वातावरण की पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी होती है द्वारा और उनके मध्य जो स्थानिक संगठनों के प्रतिरूप होता है, उनका मुख्य रूप से हम मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। अब मैं बात करूँ मानव भूगोल की परिभाषाओं की, तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। रेडजेल महोदय हुए हैं, इन्होंने मानव भूगोल के बारे में ये कहा कि वर्तमान मानव भूगोल के वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसको इन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया है, इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। जबकि इनकी जो शिष्य है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल है ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो इस तरह से दी है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव की पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर मैं बात करता हूँ विडाल डी लाप्लास की, जो एक प्रख्यात फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री थे। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। इसी तरह जीन ब्रुंज हुए हैं, उन्होंने अपनी, ये भी फ्रांसीसी विद्वान हैं, जबकि एलन चर्चिल अमेरिकन भूगोलवेता है। जीन ब्रुंज के अनुसार वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। एल्सवर्थ हटिंगटन है, जो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो ये कि मानव भूगोल में भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। फ्रांसीसी विद्वान जो डिमांजिया है, इन्होंने अपने मानव भूगोल की पुस्तक है उसमें जो परिभाषा दी है वो मानवीय वर्गों और समाज की तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंध का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल कहलाता है। इसी तरह वाइट और रेनर, जो अमेरिकी भूगोलवेता हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल मुख्यतः मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। D.H. डेविस हैं, जिन्होंने परिभाषा दी है मानव भूगोल के लिए कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं, वरन पृथ्वी के तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। डिकेट्स और फिट्स नाम के ने जो मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो ये है कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। इन सभी परिभाषाओं का सार हम यदि देखें तो
हम ये मानते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह और उसके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानव प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इस तरह से मानव भूगोल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी जो परिभाषाएं हैं वो दी हैं, पर सबका जो उद्देश्य है लगभग मानव और पर्यावरण के मध्य जो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, पारिस्थितिक हैं, वातावरण को स्थापित करने के लिए जो संबंध बनाए गए हैं उन्हीं के बारे में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। जैसे मानव भूगोल का कुछ उद्देश्य हैं, जैसे पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों की जो जनसंख्याएँ और उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए जो स्थानिक संगठनों का अध्ययन होता है, वो मानव की प्रगति और मानवीय जो सुख समृद्धि के लिए किए जाना है। मुख्य उद्देश्य मानव की प्रगति से समृद्धि है। फिर हम देखें कि मानव और वातावरण के बीच में परस्पर कार्यात्मक संबंध है। मानव भूगोल में हम देखते हैं कि मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके जो पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का जो प्रादेशिक अध्ययन होता है, उसी के विचार को हम 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में हम या 3 वर्गों के रूप में जैसे देखते हैं। एक होता है प्राकृतिक वातावरण होता है, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण होता है और प्रादेशिक जो समागम का व्यवस्थापन होता है। इस तरह से मानव भूगोल में ये त्रिशंकु संतुलन होता है जो इन आपस को जोड़े रखता है और इनके संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह मैं एक जैसे थोड़ा सा मानव भौगोलिक प्रदेश के बारे में चर्चा करता हूँ कि मानव जो भौगोलिक प्रदेश है वो केवल प्राकृतिक प्रदेश ही नहीं है, इसमें मानव वर्ग के सांस्कृतिक भूदृश्यों की समानता भी रखने वाला प्रदेश होते हैं। प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी का वह भूभाग होता है जिसमें क्षेत्र भर में भूमि की रचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु वर्ग की प्राय समान दशाएं होती हैं। जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश की हम बात करें, मानसूनी प्रदेश की बात करें, भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें, इस तरह से ये प्रदेश हैं, इनकी अपनी अपनी दशाएं होती हैं, इनके अपने अपने सांस्कृतिक प्रदेश होते हैं, इनके अपने अपने भौगोलिक एस्पेक्ट और फीचर्स होते हैं, इसी होते हैं। ऐसे हम प्रादेशिक प्रदेशों की स्थिति है पृथ्वी मंडल पर जो दूर दूर होते हुए भी उनमें जलवायु, वनस्पति आदि की हम समानता भी इसमें देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों की स्थिति यूरोप में स्पेन, इटली, बल्कान आदि मुख्य रूप से हैं, जबकि वही संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में भी है और अमेरिका के कैप कॉलोनी में है, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली में भी है। इस तरह हम देखते हैं कि मानव जो भौगोलिक प्रदेश वह भूभाग होता है जिसमें केवल प्राकृतिक वातावरण की समानता नहीं वरन मानव वर्गों के कार्य और उनके क्रियाकलापों, औद्योगिक प्रदेशों, शिल्प विज्ञान के विकास के स्तरों और सांस्कृतिक भूदृश्यों की समानता भी हमें इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब मैं बात करना चाहूँगा मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इनकी 5 कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। इन 5 क्षेत्रों को मैं जैसे जनसंख्या है, प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन है, प्रदेश की जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं, समायोजन, एडजस्ट और संगठन वो भी इसमें शामिल हैं, और कालिक जो अनुक्रम है वो भी इसमें शामिल हैं, और सांस्कृतिक वातावरण है जो इनकी महत्वपूर्ण 5 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो जैसे किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता किस तरह से है वो इसमें शामिल होती है। इसी तरह उस प्रदेश की जो वातावरण द्वारा प्रदान किए गए जो संसाधन होते हैं कि किस तरह की नवीनीकरण है, अनवीनीकरण संसाधन है, वो सारे उस क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है। उसके अनुरूप ही जनसंख्या का वातावरण और उसमें संबंध आपस में बने रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस प्रदेश तथा जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रयोग करने से जो सांस्कृतिक प्रतिरूप बनता है, जो कल्चर सेटअप बनता है,
वो किस तरह का होता है, वो उस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका में अपना योगदान निभाता है। फिर हम देखते हैं कि इस प्रदेश में जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की जो पारस्परिक कार्य होते हैं और उनके द्वारा जो मानव वातावरण समायोजन होता है उसका रूप किस तरह का है, उसमें किस तरह की कल्चर देखने को मिलती है, किस तरह का माहौल उसमें हम देखते हैं, किस तरह का भौतिक एस्पेक्ट होता है या किस दृश्य जो मुख्य रूप से होते हैं, इनके मध्य जो मानव के जो संबंध होते हैं जिसे हम क्षेत्र संगठन का रूप भी दे सकते हैं, कह सकते हैं, वो किस तरह का होता है वो भी हम इसके क्षेत्र में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। फिर बात करूं कि वातावरण समायोजन को कालिक जो अनुक्रम होता है, मतलब समय की गति के साथ उनके विकास की दशाओं का इतिहास किस तरह का रहा है। पहले प्राचीन समय में उनका उस क्षेत्र का, उनमें रहने वाली जनसंख्या का विकास किस तरह से था, वर्तमान में उनकी जनसंख्या का और उनका क्षेत्र का विकास किस तरह से है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई उसके साथ किसी भी क्षेत्र को हम जोड़ते हुए उसका वर्तमान में भौतिक भूगोल में या भौतिक रूप से किस तरह सा पर्यावरण के साथ संबंध है, उन सभी का हम इसके क्षेत्र के रूप में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के रूप में देखते हैं, संसाधनों के रूप में देखते हैं, कालिक अनुक्रम के रूप में समय के अनुसार उसके अनुक्रम के रूप में देखते हैं, और इनके जो समायोजन होता है, इनके जो संगठन होते हैं, उन सभी के रूप में हम मानव भूगोल का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।